Now we are starting off the new model that is introduced in CFA Level 2 syllabus, which is called extension of multiple regression. ये मल्टीपल रिग्रेशन के टॉपिक का हिस्सा, उसका कुछ एक्सटेंशन पार्ट जोड़ा गया है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है और समझने वाला, प्रैक्टिकल भी है। बस इसको समझते हैं। देखो, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें याद करवाता हूँ, रिकॉल क्विक करवाता हूँ। देखो, जब भी रिग्रेशन होता था, जब भी हम रिग्रेशन कर रहे होते हैं, सो हम क्या करते थे? रिग्रेशन के वक्त हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते थे। हमें एक्स वेरिएबल चाहिए होता था और हमें वाई वेरिएबल, उसके थ्रू हम देखते थे, रिग्रेस करते थे दोनों को। सो बेसिकली एक वाई वेरिएबल का डेटा होता था मेरे पास। लेट सपोज वो नंबर्स हो सकते हैं 2, 5, 7, 9, 10, 11। इसी तरह एक्स वेरिएबल का डेटा होता था मेरे पास, उसके भी नंबर्स हो सकते हैं 4, 7, 8, 9, 11, 13। तो हम क्या करते थे, इन दोनों को रिग्रेस कर लेते थे। ये हमारे पास डेटा पॉइंट्स आ जाते थे और हम देखते थे बेस्ट फिट लाइन क्या है, ये हमारी रिग्रेशन लाइन कहलाती थी। तो ये कहलाता था रिग्रेशन मॉडल। फिर हम एक्स के थ्रू वाई प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते थे। ये सबको रिकॉल हो गया। अब मसला क्या आ सकता है डेटा पॉइंट्स में, और उसकी वजह से रिग्रेशन आपका खराब हो सकता है। तो हमने वो मसले को भी अंडरस्टैंड करना है, विच इज कॉल्ड एक्सट्रीम पॉइंट्स। भले y के हो या भले x के हो। तो इसको जरा समझते हैं। सो आर अंडरस्टैंडिंग विल गो इनटू एक्सट्रीम पॉइंट्स। अब दोनों के एक्सट्रीम पॉइंट्स को हम समझेंगे जरा। एक्सट्रीम पॉइंट्स भाई बिल्कुल हो सकता है जिस एक्स वेरिएबल को यूज करते हैं, जिसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते थे हम लोग, दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हो सकता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के डेटा सेट में एक एक्सट्रीम पॉइंट आ रहा है, एक एक्सट्रीम पॉइंट आ रहा है। अच्छा सा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, चार, पांच, बहुत सारे हो सकते हैं। उसके डेटा पॉइंट में क्या आ रहा है? एक्सट्रीम वेरिएबल आ रहा है। सर, जब भी कोई एक्सट्रीम वेरिएबल आ जाएगा उसके डेटा पॉइंट में, या एक्सट्रीम पॉइंट आ जाएगा उसके डेटा पॉइंट में, उसको हम हाई लेवरेज कहते हैं। सो एक्स वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई एक्सट्रीम पॉइंट आ रहा है, हम उसको नाम क्या देते हैं? हाई लेवरेज। वी कॉल दैट हाई लेवरेज। समझाने के लिए ऐसे समझा रहा हूं। लेट सपोज मेरे एक्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में 20 है, 25 है, 30 है, 33 है, 28 है और एकदम से 65 है। तो मुझे देखने में ये क्या लग रहा है? एक एक्सट्रीम पॉइंट लग रहा है जिससे मेरा रिग्रेशन खराब हो सकता है। मुझे इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा एक्सट्रीम पॉइंट क्यों इस तरह का बना। इसको ग्राफिकली भी जरा प्लॉट करके समझते हैं एक्सट्रीम पॉइंट को। तो अगर मैं ग्राफिकली प्लॉट करता हूं, मैंने एक्स रखा यहाँ, वाई रखा यहाँ, तो मेरे ग्राफिकली चल रहे हैं और ये एक्सट्रीम पॉइंट यहाँ पे आ गया एक तरीके से। लेट सपोज तो ये मेरी एक बेस्ट फिट लाइन चल रही है और एक एक्सट्रीम पॉइंट देखो कितना एक्स आगे, बल्कि इससे भी और आगे कर देता हूँ आपके लिए, इससे भी और आगे कर देता हूँ। तो लेट सपोज यहाँ पे बनाया था, ये आपका क्या आ गया? अब आप खुद देखो, बाकी एक्स यहाँ पे चल रहे, एक एक्स की वजह से, एक्स की वजह से मुझे वाई कंप्यूट करना पड़ रहा है यहाँ पे एक्स की वजह से। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या कहलाएगा? एक्सट्रीम पॉइंट कहलाएगा। और ऐसे एक्सट्रीम पॉइंट को हम क्या कहते हैं? हाई लेवरेज। सर, इससे इशू क्या आ सकता है कि जो मेरा रिग्रेशन है, वो रिग्रेशन मॉडल मेरा खराब हो सकता है कि इस एक एक्सट्रीम पॉइंट की वजह से मेरे रिग्रेशन के रिजल्ट्स रिलायबल ना हो। तो इसलिए मुझे ये एक्सट्रीम पॉइंट इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। ये बात समझ आ रही है आपको? सही। सर, हम कब समझें कि, या हम कैसे इस एक्सट्रीम पॉइंट को, एक तो तरीका है ग्राफिकली आप देख सकते हैं एक्सट्रीम पॉइंट आ रहा है, लेकिन क्या इसको कैसे इन्वेस्टिगेट करें कि इस एक्सट्रीम पॉइंट से मेरे रिग्रेशन के रिजल्ट्स खराब हो रहे हैं या नहीं हो रहे? एक सवाल आ रहा है ना कि डज इट इफेक्ट माय रिग्रेशन। चलो एक्सट्रीम पॉइंट है,
ये एक्सट्रीम पॉइंट तो है, बट डज इट affects my regression? Does it affects my regression? सर इन अदर वर्ड्स मैं देखना चाह रहा हूं क्या ये डेटा पॉइंट या एक्सट्रीम पॉइंट इन्फ्लुएंशियल है या नहीं है। क्योंकि अगर इन्फ्लुएंशियल नहीं है मतलब कि वो मेरे रिग्रेशन रिजल्ट को खराब नहीं कर रहा, तो फिर तो कोई फिक्र ही नहीं है। और सर अगर ये इन्फ्लुएंशियल है तो मुझे फिर टेंशन है, मुझे ये रिग्रेशन में यूज करना नहीं, मैं नहीं चाहता यूज करूं, या इसको मैं किसी तरह इसके साथ कोई एडजस्टमेंट करूं ताकि मेरा रिग्रेशन का रिजल्ट खराब ना हो सके। ठीक, ये बात समझ आ रही। तो थोड़े से टर्म्स को समझते हैं, अभी हम सिर्फ एक्स वेरिएबल के एक्सट्रीम पॉइंट को डिस्कस करें, थोड़े और भी हम टर्म्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सर एक्स वेरिएबल के पॉइंट को हम, एक्सट्रीम पॉइंट को हमने समझ लिया, क्या कहते हैं, हाई लेवरेज कहते हैं। जिसमें से लेवरेज का मतलब क्या होता है, लेवरेज का स्टैटिस्टिक से मतलब होता है, ये अपने पास लिख भी सकते हैं आप, डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन आई ऑब्जर्वेशन in relation to in relation to in relation to its sample mean, in relation to its sample mean, जो आई ऑब्जर्वेशन या जो एक्स ऑब्जर्वेशन का सैंपल मीन है उसके रिलेशन में एक एक्स की ऑब्जर्वेशन कितना डिस्टेंस रखती है। अच्छा, रिलेशन का लफ्ज है, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। तो सर क्या हमें निकालनी चाहिए वैल्यूज वगैरह, या ये रिलेशन कैसे निकलता है, रिलेटिव वैल्यू मांगी है, तो ये रिलेटिव वैल्यूज कैसे निकलती है वो आपकी काम नहीं है, वो एक सॉफ्टवेयर होता है, इसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल पैकेज, वो ये सारा काम करके दे देता है। स्टैटिस्टिकल पैकेजेस एक सॉफ्टवेयर है, वो आपको लेवरेज कंप्यूट करके दे देता है, भाई कितना लेवरेज है, मतलब कि डिस्टेंस कितना है इन रिलेशन टू द सैंपल मीन। आपके काम की जो चीज है वो ये है कि इन सबका सम ऑफ ऑल लेवरेजेस जो होते हैं, सम ऑफ ऑल लेवरेजेस, जब हम सम करते हैं सारे लेवरेजेस को, डिस्टेंस इन रिलेशन टू सैंपल मीन, उसका आंसर आता है सम ऑफ ऑल लेवरेजेस, इसको ऑल इंडिविजुअल लेवरेजेस भी कहते हैं, उसका आंसर था k+1। याद करो स्टैटिस्टिक्स में k क्या होता था, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। 1 इसलिए ऐड करते थे, इंटरसेप्ट टर्म के लिए हम 1 ऐड करते थे। तो हमें ये आइडिया हो गया कि सर लेवरेज निकलता कैसे है। लेवरेज क्या होता है, सिंपली डिस्टेंस बिटवीन आई ऑब्जर्वेशन इन रिलेशन टू द इट्स सैंपल मीन। तो इन रिलेशन का लफ्ज है, माइनस नहीं करना आपने, इन रिलेशन का लफ्ज है सब, रिलेशन का फॉर्मूला ये सब कैसे निकलता है, ये आपको स्टैटिस्टिकल पैकेज एक सॉफ्टवेयर निकाल के दे देगा आंसर। हमें पता है सबका एडिशन, सब सब ऑल इंडिविजुअल लेवरेजेस का एडिशन इज इक्वल्स टू k+1 होता है। अच्छा सर उसने हमें लेवरेजेस निकाल के दे दिया, लेवरेज का मतलब है कि डिस्टेंस कितना है। अब डिसाइड ये करना सर वो लेवरेज इन्फ्लुएंशियल है या नहीं, ये कैसे डिसाइड करें, वेदर दैट लेवरेज इज इन्फ्लुएंशियल। लेवरेज का मतलब है एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट किसका, एक्स टर्म का, उसको लेवरेज कहते हैं हम। हाई लेवरेज मतलब मींस दैट। तो अब वो हाई लेवरेज सर इन्फ्लुएंशियल है या नहीं है, ये कैसे डिसाइड करें, उसका भी एक तरीका है। तो उसका तरीका क्या है, इन ऑर्डर टू डिसाइड, अब वो आप पैकेज सॉफ्टवेयर से रिजल्ट में से ये आप डिराइव करोगे फिर कि इफ किसी भी ऑब्जर्वेशन का जो हाई लेवरेज टर्म है, इफ हाई लेवरेज टर्म इज ग्रेटर देन 3 times द एवरेज लेवरेज। हमें पता है लेवरेज क्या होता है, k+1, सबका सम कर दो लेवरेज का तो k+1 होता है, उसका एवरेज कर दो डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर 3 times एवरेज से ज्यादा है, we can say it is influential, we can say it is influential। फिर हम कह सकते हैं सर ये influential है।
तो वो x टर्म जिसका लेवरेज, जिसका डिस्टेंस फ्रॉम द सैंपल मीन इज 3 times greater than its average, that is an influential term. उसको हमें कंसिडर पोटेंशियली इन्फ्लुएंस्ड, मतलब वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये पोटेंशियली इन्फ्लुएंस कर देगा मेरे रिग्रेशन रिजल्ट्स को. सो वी हैव आइडेंटिफाइड, हमें आइडेंटिफाई हो गया कि हम कैसे लेवरेज को आइडेंटिफाई कर सकें. अच्छा, यहाँ पे जो लेवरेज की अपनी मिसाल, जो हम लेवरेज उनके, एज आई सेड लेवरेज इज बेसिकली a term in relation to, तो leverage will always be in between 0 to 1, इसके दरमियान में होगा. तो वो इन रिलेशन टू द सैंपल मीन है, या तो 80% दूर होगा सैंपल मीन से, या तो 50% दूर होगा सैंपल मीन से, या तो 60% दूर होगा सैंपल मीन से. वो इन रिलेशन टू द सैंपल मीन है. तो वो 0 to 1 के दरमियान आता है, या तो बिल्कुल भी दूर नहीं होगा 0, या सैंपल मीन से 50% दूर होगा तो 0.5, 80% दूर होगा 0.8, 90% दूर होगा 0.9. यू अंडरस्टैंड. बहरहाल जो लेवरेज 3 टाइम्स से ज्यादा है, एवरेज के 3 टाइम्स से ज्यादा है, उसको हम हाईली इन्फ्लुएंशियल कहते हैं. और हमें आइडिया हो जाना चाहिए भाई वो जो डेटा पॉइंट है एक्स का, वो मेरे रिग्रेशन रिजल्ट्स को अफेक्ट कर सकता है. जरा एक ग्राफ से भी अंडरस्टैंड करते हैं. तो लेट्स अज्यूम आपके पास एक केस है, ये मैंने करिकुलम से निकाला है एग्जिबिट, तो वहां पे भी आप गो थ्रू कर सकते हो उसको. एक केस है जिसमें आपने रिग्रेस किए हैं 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल से रिजल्ट्स, और आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में उनका इफेक्ट जानना चाह रहे हो. 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, एक प्रोडक्शन है और एक ऑनलाइन है. हम इस बहस में नहीं जाते हो किस तरह से उसकी थ्योरी क्या, हम बेसिकली अपनी एप्लीकेशन जज करना चाह रहे हैं. शुरू में तो जब हमने रिग्रेशन किया तो ये रिजल्ट्स आ रहे थे आपके सामने कि इंटरसेप्ट का कोफिशिएंट इतना है, प्रोडक्शन का इतना है, और ऑनलाइन का कोफिशिएंट नेगेटिव है, मतलब कि नेगेटिव इंपैक्ट है वाई वेरिएबल पे उसका. उनके स्टैंडर्ड एरर्स गिवन है, उनके टी स्टैटिस्टिक्स गिवन है, और उनकी पी वैल्यू भी गिवन है. पी वैल्यू याद करें, कम से कम कितने सिग्निफिकेंस लेवल पे रिजेक्शन हो सकती है, कितने सिग्निफिकेंस लेवल पे रिजेक्शन हो सकती है. जैसे अगर मैं आपसे पूछूं भाई 5% लेवल पे, सिग्निफिकेंस लेवल पे रिजेक्शन हो सकती है, तो पी प्रोडक्शन की तो हो जाएगी, इसकी नहीं हो सकती. मतलब ये सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम 0 नहीं, एट 5% सिग्निफिकेंस लेवल, एट 5% विच वाज 0.05, लेकिन प्रोडक्शन 0.05 से कम, वो सिग्निफिकेंट है एट 5%. ये याद दिलवाया ऐसी. बहरहाल हमारा केस क्या है, हमारा केस ये है कि हमने एक स्टैटिस्टिकल पैकेजेस के सॉफ्टवेयर में गए, हमने सारे एक्स वेरिएबल के लेवरेज निकाल लिए ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर सके कि कोई ऐसा एक्सट्रीम पॉइंट तो नहीं जो इन्फ्लुएंशियल हो. देखो एज आई सेड, एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं, हर डेटा सेट में होते हैं, नथिंग टू वरी अनलेस एंड अनटिल वो इन्फ्लुएंशियल ना हो. क्योंकि अगर इन्फ्लुएंशियल होते हैं तो वो मेरे रिग्रेशन रिजल्ट्स को अफेक्ट कर सकते हैं. तो मैंने सॉफ्टवेयर पैकेजेस का यूज करते हैं, उसने मुझे सबके लेवरेजेस बता दिए डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस, एट डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस. क्योंकि मैंने 15 का डेटा सेट लिया हुआ था, 15 ऑब्जर्वेशंस का, तो उसने हर ऑब्जर्वेशन में मुझे लेवरेज मेजर बता दिया. लेवरेज का मुझे मेजर उसने बता दिया डिफरेंट डेटा पॉइंट्स पे. तो मैंने देखा यार लेवरेज, याद रखो रूल ऑफ थंब क्या था, लेवरेज इज ऑलवेज बिटवीन 0 to 1. तो देखें वही लेवरेज आ रहा है 0 to 1, और सबको एडिशन करूंगा, दैट वुड बी k+1, 2 वेरिएबल्स और 3, सबका एडिशन करके 3 बनेगा आपके सारे लेवरेजेस, बिकॉज आपके पास जो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और +1 इंटरसेप्ट है. अब इसमें से देखते हैं इन्फ्लुएंशियल कब होता था. इन्फ्लुएंशियल उस वक्त होता था जब लेवरेज इज ग्रेटर देन 3 times द एवरेज. 3 times दी एवरेज. पहले एवरेज निकाले तो कितना बनता है 3 times दी एवरेज, तो 2 + 1 अपॉन 15. जरा मैं ये निकाल लेता हूं अपने पास, एवरेज कितना बना मेरे पास, 3/15, 15 into 3, 0.6. तो मेरे पास एवरेज 3 times दी एवरेज बनता है 0.6. अब मेरे लिए इन्फ्लुएंशियल वो होगा लेवरेज जो 0.6 से ज्यादा हो. ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, ये एकदम देखते हैं 0.8, दिस इज ग्रेटर. बाकी सब क्या है, सब 0.6 से कम है. सिर्फ एक सेवेंथ ऑब्जर्वेशन वाला 0.6 से ज्यादा है. सेवेंथ ऑब्जर्वेशन वाला 0.6 से ज्यादा है, जिसका है 0.8.
80। कौन सा ऑब्जर्वेशन है? 7th ऑब्जर्वेशन वाला। तो दिस इज हाईली इन्फ्लुएंशियल, ये मेरे रिग्रेशन रिजल्ट्स को अफेक्ट कर सकता है। तो क्यों ना मैं इस ऑब्जर्वेशन को हटा दूं ताकि मेरा रिग्रेशन रिजल्ट इसकी वजह से इन्फ्लुएंस ना हो जाए। तो मैंने क्या किया, इसको रिमूव कर दिया, इस डेटा सेट को, इस ऑब्जर्वेशन को, इस डेटा पॉइंट को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, और मैंने रिवाइज रिग्रेशन रिजल्ट्स निकाल लिए। रिवाइज रिग्रेशन रिजल्ट्स जब निकाले मैंने, तो देखें ये मेरे पास रिवाइज रिग्रेशन रिजल्ट्स आते हैं। आपका डिफरेंस देखते हैं भाई, क्या क्या डिफरेंस है। पहले इंटरसेप्ट टर्म देखें कितना था, 7.03, अब कितना हो गया। सबसे बड़ा डिफरेंस, मेजर डिफरेंस किसमें आया? इंटरसेप्ट टर्म पे। कोफिशिएंट में स्लाइटली डिफरेंस आए हैं, ऑनलाइन का भी स्लाइटली डिफरेंस आया है, वेरस आपका पी अभी भी सिग्निफिकेंट है। 5% पे अभी भी रिजेक्शन है, सिग्निफिकेंस की सिग्निफिकेंस नहीं गई, सिग्निफिकेंट है। लेकिन आप देख सकते हो कोफिशिएंट के अपने एस्टीमेट स्लाइटली चेंज हुए, क्योंकि एक वेरिएबल था जो इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा कर रहा था, हमने उसको रिमूव किया, तो हमारी रिग्रेशन इंप्रूव होगी, खराब नहीं होगी। तो आप समझ गए होंगे कि अगर x वेरिएबल में x के डेटा पॉइंट में कोई एक्सट्रीम पॉइंट है, उसको हाई लेवरेज कहते हैं। सर वो निकाल हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं उसको? हम हाई लेवरेज कंप्यूट कर लेते हैं। अगर हाई लेवरेज कंप्यूटेशन के बाद 3 टाइम्स द एवरेज से ज्यादा है तो समझ जाओ वो इन्फ्लुएंशियल है। हमने दो चीजें समझ ली, लेवरेज होता है डिस्टेंस बिटवीन इन रिलेशन टू द सैंपल मीन, तो 0 to 1 के दरमियान आता है लेवरेज। और नंबर 2, सबका सम करते हैं लेवरेज का, वो इक्वल टू k+1 आता है, विच इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लस 1। तो ये हमें, अच्छा लेवरेज कंप्यूटेशन आपके इस कोर्स का हिस्सा नहीं होगी, उसकी कंप्यूटेशन जो होगी वो एक स्टैटिस्टिकल पैकेजेस, एक आपका सॉफ्टवेयर होता है, वो आपको सब कंप्यूटेशन करके फाइंड आउट करके दे सकता है। आपका काम है इंटरप्रेट करना सिर्फ। अच्छा ये हमने समझ लिए एक्स डेटा सेट्स में अगर कोई एक्सट्रीम पॉइंट हो, लेकिन रिग्रेशन जो होता है वो मैंने भी पहले समझाया था, दो डेटा सेट से निकल रहा है, एक एक्स का डेटा सेट है और एक वाई का डेटा सेट है। सर व्हाट इफ अगर वाई में एक्सट्रीम पॉइंट निकला है, अगर वाई में कोई एक्सट्रीम पॉइंट निकला है, तो अब हम समझते हैं एक्सट्रीम पॉइंट इन वाई, वाई डेटा सेट, एक्सट्रीम पॉइंट इन वाई डेटा सेट, वाई डेटा सेट। भाई देखो ना, वाई भी तो मैं रिग्रेस कर रहा हूँ ना साथ साथ। तो लेट सपोज मैंने वाई के रिजल्ट लिखे, मैंने वाई का डेटा सेट लिखा पूरा, 5 6 8 9 12 15 18, और एकदम से एक जंप मार के आगे 35, फिर वापसी अपने 21। अब एक क्या आ गया, एकदम से जंप मार गया एक। तो सर ये क्या, एक एक्सट्रीम पॉइंट है, ये एक एक्सट्रीम पॉइंट है। सर ग्राफिकली भी समझा दें, ग्राफिकली देख लेते हैं। जब मैं रिग्रेस कर रहा हूँ, ये एक्स रख दिया, नहीं वाई रख दिया, तो रिग्रेस कर रहा था एक्स वाई को मैं साथ साथ, और एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया। अब मैंने लाइन बनाई, तो एक ये वाई की वजह से ऊपर गया ना, वाई ऐसा था, एक्स बहुत ज्यादा होता तो एक्स की वजह से तो यहाँ आ जाता डेटा पॉइंट, ये तो वाई की वजह से के ऊपर। तो ये वाई के अंदर एक्सट्रीम पॉइंट है, किसके अंदर? वाई के अंदर एक एक्सट्रीम पॉइंट है ये। अच्छा सर एक्सट्रीम पॉइंट वाई के अंदर है, इस एक्सट्रीम पॉइंट का क्या नाम है? इसको बोलते हैं हम आउटलेयर। तो जो एक्सट्रीम पॉइंट वाई में होता है उसको हम आउटलेयर्स कहते हैं, आउटलेयर्स। एक्स के अंदर एक्सट्रीम पॉइंट को हम हाई लेवरेज कहते थे, यहां पे हम क्या कहते हैं? आउटलेयर्स, आउटलेयर्स। तो सर अब अगेन आउटलेयर्स, अगर एक्सट्रीम पॉइंट ऐसा सेट होते हैं, हर डेटा सेट में निकल आते हैं, अगर वो इन्फ्लुएंस नहीं करे कोई टेंशन नहीं है। हमें ये देखना है कि क्या वो इन्फ्लुएंशियल है या नहीं है। सो आवर कंसर्न इज इट इन्फ्लुएंशियल, इज इट इन्फ्लुएंशियल और नॉट, इज इट इन्फ्लुएंशियल और नॉट, ये दो कंसर्न है हमारे। एक तरीका ये ढूंढने का कि भले, एक तो कि जो आपका आउटलेयर्स है या एक्सट्रीम पॉइंट है वाई के, वो इन्फ्लुएंशियल है या नहीं है, तो एक तरीकेकार होता है उसका, यूज स्टूडेंटाइज्ड रेजिडुअल्स, यूज
स्टूडेंटाइज्ड रेजिडुअल्स। रेजिडुअल्स तो याद होगी ना, रेजिडुअल्स क्या होते थे, याद नहीं, याद दिलवाए तो। रेजिडुअल्स बेसिकली, सिर्फ रेजिडुअल्स का अगर लफ्ज हो, वो क्या होता था, एक्चुअल वैल्यू ऑफ वाई, जिसको ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ वाई कहते थे, माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, जो आपने प्रिडिक्ट किया अपने मॉडल से। उस दोनों का डिफरेंस को हम रेजिडुअल कहते थे। तो रेजिडुअल की तो मीनिंग ये है। अब हम कौन सा रेजिडुअल्स की बात कर रहे हैं, स्टूडेंटाइज्ड रेजिडुअल। स्टूडेंटाइज्ड रेजिडुअल्स का तरीकेकार क्या होता है, भी रेजिडुअल्स की तरह ही होता है। लेट्स सपोज मैंने क्या किया, पहले एक रिग्रेशन किया y की सारी वैल्यूज के साथ, ऑल ऑब्जर्वेशंस ऑफ y, सारी डेटा सेट यूज किए, ऑल ऑब्जर्वेशंस ऑफ y को यूज करते हुए y और x का मैंने रिग्रेशन कर लिया। तो मैं अभी यहां रख रहा हूं n ऑब्जर्वेशन, तो मैंने सारी n ऑब्जर्वेशन के साथ रिग्रेशन किया। ठीक है, अब हो सकता है मुझे लग रहा हो यार ये कहीं एक्सट्रीम पॉइंट तो नहीं है। अब मुझे जानना है भाई कौन से इसमें से एक्सट्रीम पॉइंट हो सकते हैं, कौन से नहीं। अगर है भी तो इन्फ्लुएंशियल है, नहीं है तो उसमें एक रिपीटेड प्रोसेस होता है कि मैं फिर से रिग्रेशन करूं। मैं क्या करूं, फिर से रिग्रेशन करूं। पहले रिग्रेशन किया, देन ये द फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड, रिपीट करूं रिग्रेशन, रिपीट रिग्रेशन, रिपीट रिग्रेशन विथ n-1। रिपीटेडली मैं एक ऑब्जर्वेशन कम कर दूं। लेट्स सपोज मुझे लग रहा है एक्सट्रीम पॉइंट है ये, तो ये ऑब्जर्वेशन मैंने माइनस किया और फिर से रिग्रेशन किया। तो मैंने फिर से लेट्स सपोज रिग्रेशन किया, तो मेरे पास ये कुछ डेटा आया, मैंने इसमें से एक रिग्रेशन और कर दिया। अगर अभी भी मुझे लग रहा है कोई हो सकता है तो मैं रिपीट करता जाऊंगा। मैंने फिर एक और n-1 किया, मैंने एक और रिग्रेशन कर दिया, रिपीट रिग्रेशन, रिपीट रिग्रेशन अगेन n-1 के साथ, और मैं रिपीट करता जाऊंगा। साथ ही साथ मैं स्टूडेंटाइज रेजिडुअल्स भी कंप्यूट करता जाऊंगा। स्टूडेंटाइज्ड रेजिडुअल, सर वो क्या है, बहुत इजी है और वो भी समझ जाओगे। स्टूडेंटाइज्ड रेजिडुअल्स, सर देखिए पहले मैंने क्या किया, लेट्स सपोज ये x की वेरिएबल 2 है, ठीक है, मैं 2 पे गया, या मैं बेहतर कर लेता हूँ दादा, आपको इजी हो जाए समझना। लेट्स सपोज मैंने x की वेरिएबल रख दी है 6, मैं बल्कि ये रख लेते हैं 5 रख लेते हैं, सही। 5 पे गया, मैंने देखा प्रिडिक्टेड वैल्यू यहां ये थी और ऑब्जर्व वैल्यू ये थी। ये रेजिडुअल कहलाता है ना, डिफरेंस बिटवीन प्रिडिक्टेड एंड ऑब्जर्व वैल्यू। जैसे ही मैंने n-1 किया, मैं फिर से गया 5 पे, और मैंने फिर से वहां नोट किया कि यार ये है मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू यहां कहीं है, ये रही मेरी ऑब्जर्व वैल्यू, मैंने ये डिफरेंस निकाल लिया। अब ये जो डिफरेंस है ना n-1 के बाद जो रेजिडुअल आ रहा है, इसको स्टूडेंटाइज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, स्टूडेंटाइज्ड। क्योंकि यहां पे मैंने n-1 के बाद रिग्रेशन किया है। नॉर्मल रेजिडुअल तो होता कि मैंने सारा डेटा पॉइंट, जैसे इधर है, सारा डेटा पॉइंट्स के साथ किया है, वो नॉर्मल रेजिडुअल है। जैसे मैंने n-1 के बाद जो किया है, वहां जो रेजिडुअल आ रहा है वो कहलाता है मेरा स्टूडेंटाइज्ड रेजिडुअल्स। क्या कहलाता है वो, स्टूडेंटाइज्ड रेजिडुअल्स। यहां पे n-1 के बाद जो भी रेजिडुअल्स हैं वो क्या कहलाएंगे, स्टूडेंटाइज्ड रेजिडुअल्स कहलाएंगे, स्टूडेंटाइज्ड रेजिडुअल्स कहलाएंगे। अब अगेन मैं n-1 करके बार बार रिपीट करता रहूंगा और देखता रहूंगा भाई ऑब्जर्वेशंस कैसे डिफर कर रही हैं मेरे रेजिडुअल्स के साथ। तो मैं बार बार n-t के बार बार उसके बाद मैं क्या करूंगा, ऑब्जर्व्ड माइनस प्रिडिक्टेड y का डिफरेंस निकालता रहूंगा। वो मेरे क्या आ जाएंगे, स्टूडेंटाइज्ड रेजिडुअल्स आ जाएंगे। हर ऑब्जर्वेशन के लिए करूंगा। जैसे मैंने n-1 में फर्स्ट ऑब्जर्वेशन माइनस की, फिर देखा मैंने नंबर 2 पे क्या आ रहा है, सेकंड ऑब्जर्वेशन माइनस की, फिर देखा नंबर 3 पे क्या आ रहा है, फोर्थ। इस तरह देख देख के मैं सब रेजिडुअल्स कंप्यूट कर लूंगा, स्टूडेंटाइज्ड रेजिडुअल्स आ जाएंगे। जब सारे स्टूडेंटाइज्ड रेजिडुअल्स आ जाएंगे, उनका मैं एक
वेरिएबल निकाल लूंगा कितना डिफर करते हैं, एक स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लूंगा उनका। क्या निकाल लूंगा? एक स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लूंगा उनका मैं। पहले तो स्टूडेंटाइज्ड मैंने क्या किया, मैंने एक रेजिडुअल्स निकाले। जैसे ही मैं ये रेजिडुअल्स डिवाइड करूंगा, अब मैं असल मीनिंग में आ रहा हूं स्टूडेंटाइज्ड की, असल मीनिंग पे आ रहा हूं। जैसे ही मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा, जैसे ही मैं रेजिडुअल को डिवाइड करूंगा उसके स्टैंडर्ड डिविएशन से, ये जो वैल्यू आ रही ना, ये है असल में, इसको असल में हम क्या कहते हैं? स्टूडेंटाइज्ड, स्टूडेंटाइज्ड रेजिडुअल। इसको असल में हम क्या कहते हैं? स्टूडेंटाइज्ड रेजिडुअल। चलो आप पहले स्टूडेंटाइज्ड को बोले जाए तो समझाने के लिए, अब मैं फिर से रिपीट करूं ताकि आपको सब समझ आ जाए। भाई रेजिडुअल सिंपली क्या होता है? ऑब्जर्व वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू, इसको रेजिडुअल कहते हैं। स्टूडेंटाइज्ड रेजिडुअल नहीं कहते, सिर्फ क्या कहते हैं? रेजिडुअल। मैंने क्या किया, मैंने पहले रेजिडुअल निकाला ये, फिर n-1 किया, फिर ये रेजिडुअल निकाला, फिर एक और n- किया, मैं मल्टीपल रेजिडुअल्स निकाल लिए, उनका स्टैंडर्ड डिविएशन ले लिया। जैसे ही मैंने हर एक रेजिडुअल को डिवाइड किया स्टैंडर्ड डिविएशन से, वो जो नंबर आ रहा है, वो जो नंबर आ रहा है उसको हम कहते हैं स्टूडेंटाइज्ड रेजिडुअल। क्या कहते हैं उसको हम? स्टूडेंटाइज्ड रेजिडुअल। सो व्हाट इज स्टूडेंटाइज्ड रेजिडुअल्स? हमने रेजिडुअल लिया, n-1 ऑब्जर्वेशन करके, बार बार रिग्रेस करके डिफरेंट डिफरेंट रेजिडुअल्स ले लिए, हर रेजिडुअल को डिवाइड किया हमने उसके स्टैंडर्ड डिविएशन से, तो हमारे पास क्या आ गया? स्टूडेंटाइज्ड रेजिडुअल। यहां तक बात समझ आ रही है? हमें सिर्फ इस चीज को समझना, इसकी कोई इन डेप्थ एप्लीकेशन में नहीं जाना, बस समझना है। तो हम इन शॉर्ट कह सकते हैं, सर स्टूडेंटाइज्ड रेजिडुअल इज इक्वल्स टू रेजिडुअल व्हिच इज y and had divided by a standard deviation। इसको हम कहते हैं स्टूडेंटाइज्ड रेजिडुअल्स। मैं स्टूडेंट में बार बार एन याद डाल देता हूं, स्टूडेंटाइज्ड रेजिडुअल। मुझे ये, जब मैं डिवाइड करूं स्टैंडर्ड डिविएशन से, मुझे ये पता लग पा रहा है रेजिडुअल कितना दूर है, कितने टाइम्स ज्यादा या कम है अपने स्टैंडर्ड डिविएशंस। इसको याद करो, स्टैंडर्डाइज्ड, जो हम लोग याद है जी वैल्यूज निकालते थे, स्टैंडर्डाइज होता था। ये स्टूडेंटाइज्ड, ये क्या है? स्टूडेंटाइज्ड, क्योंकि इसमें हम लोग n-1 कर करके बार बार क्या कर रहे हैं? रिग्रेशन कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम रखा हुआ स्टूडेंटाइज्ड। लेकिन हम डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन से ही देख रहे हैं कितना अवे है फ्रॉम इट्स स्टैंडर्ड डिविएशन। सर अब है हमें, अब जब पूरा चार्ट बन जाएगा, ये सारे स्टूडेंटाइज्ड रेजिडुअल्स निकल आएंगे, अगेन आपने निकालने नहीं है, ये सॉफ्टवेयर पैकेजेस के थ्रू निकल आते हैं। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करें कौन सा इन्फ्लुएंशियल है कौन सा नहीं है? भाई आपने ऑब्जर्वेशन 1 का निकाल दिया n-1 करके, ऑब्जर्वेशन 2 का निकाल दिया, 3 का निकाल दिया, बहुत सबके निकाल दिए, हमें क्या पता कौन सी ऑब्जर्वेशन का स्टूडेंटाइज रेजिडुअल इन्फ्लुएंशियल है या नहीं है? मतलब कि वो आउटलेयर कहलाएगा या एक्सट्रीम पॉइंट कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? तो उसका भी एक रूल है, उसका एक रूल है। रूल क्या है? रूल, if your studentized your if your अगेन स्टूडेंट में मैंने वो डाल दिया, if studentized residual is greater than the critical value of t distributed statistic टी डिस्ट्रीब्यूशन से स्टैटिस्टिक निकालते थे ना, कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम्स लेने होंगे? विद n-2 माइनस k डिग्री ऑफ फ्रीडम्स। याद है k क्या होता था? k होता था सर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो हमने क्या किया, हमने क्रिटिकल वैल्यू निकाली टी डिस्ट्रीब्यूटेड स्टैटिस्टिक की विद डिग्री ऑफ फ्रीडम्स ऑफ n-2 n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमने क्रिटिकल वैल्यू निकाल ली इस डिग्री ऑफ फ्रीडम से। हम देखेंगे जहां जहां स्टूडेंटाइज रेजिडुअल से ज्यादा होगा, वो ऑब्जर्वेशन क्या कहलाएगी? आउटलेयर। वहां पे वो इन्फ्लुएंशियल डेटा पॉइंट है, वो इन्फ्लुएंशियल डेटा पॉइंट है, वो कहलाएगी आउटलेयर। तो सिंपल है, मैं फिर से ब्रीफ करता हूं ताकि आपके लिए सिंपल हो जाए। भाई वाई वेरिएबल में भी एक्सट्रीम पॉइंट हो सकता है, उसको आउटलेयर कहते हैं। उसको आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है स्टूडेंटाइज रेजिडुअल्स। वो क्या होता है? वो बार बार ऑब्जर्वेशन को माइनस करके रिग्रेस करते रहता है बार बार, और देखता है कि कितना डिफरेंस आ रहा है ऑब्जर्व वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू में।